हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च का सबसे वायरल पेपर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि 100% बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो, यानी जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देखकर जाएंगे वो सभी बच्चे जो है इस बार सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप कराएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है ये अभी अभी बिल्कुल वायरल हो चुका है और सभी जिलों में यानी सभी जगह बिल्कुल यही सेम पेपर आप सभी के 7 मार्च को आने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही लकी इंसान हो जो इस पेपर को देख रहे हो, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देखकर जाएंगे 7 मार्च को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे सोशल साइंस में। ठीक है, एसएसटी में पूरा का पूरा, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जो 100% आप सभी के 7 मार्च में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे हम पूरे के पूरे उत्तर के साथ और यहाँ पे जो मानचित्र है इसको भी पूरे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से भी भर के हम बताएंगे। ठीक है, सभी चीजें और पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिलते हैं, आधे नंबर भी उसके नहीं काटे जाते। ठीक है, सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले। अगर आप लोग 7 मार्च के दिन, ठीक है, अगर 7 मार्च के दिन जिस दिन आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो सामाजिक विज्ञान का, अगर आप लोग उस दिन अपने 1 घंटे के समय निकाल कर भी, ठीक है, यानी 7 मार्च को 1 घंटे पहले भी अगर इस वायरल पेपर को आप लोग पढ़ लेते हो, एक बार मात्र देख लेते हो ना, तो पूरे के पूरे आप लोग 70 में 70 नंबर छापोगे, ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, आप लोग मात्र सामाजिक विज्ञान के पेपर को तैयार कर लो, आप लोग 7 मार्च को बिल्कुल धुआं धुआं करके आओगे, यानी कि बिल्कुल आग लगा कर आओगे, बिल्कुल 70 में 70 नंबर फोड़ करके आओगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये पेपर क्यों वायरल है, क्योंकि ये सबसे यानी आप लोग सामाजिक विज्ञान के टोटल 7 सेट पेपर होते हैं। ठीक है, तो इन 7 सेट में से अगर सबसे वायरल सेट की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेट की बात करें तो वो 825 डीजेड है। ठीक है, ये सबसे वायरल है और यही 100% जो है आप सभी के 7 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है आप सभी का यूपी बोर्ड का। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का 824 डीजेड इसका संकेत है। ठीक है, यानी पेपर कोड है, यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम, ये आप सभी का 2024 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पूर्णांक 70 का रहेगा और जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ठीक है, 7 मार्च से पहले वो पूरे के पूरे 70 में 70 फोड़ कराएंगे। इसमें देखिए क्या है, निर्देश है, सबसे पहले इसको भी पढ़ना जरूरी है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, खंड अ और खंड ब है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर OMR पे देना है। उसके बाद इसमें देखिए खंड जो है ब है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न यानी 50 अंकों का क्वेश्चन है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और सेकेंड है, जो 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, और बाकी इसमें मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न यानी ए पार्ट और बी पार्ट दिया जिसमें 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, 10 नंबर का टोटल मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको मानचित्र को, जो आपको उत्तर पुस्तिका जिसपे आपको इस पेपर के पूरे आंसर को लिखना है, उसके साथ आपको कैसे नथी करना है, सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे। ठीक है, आप लोग यानी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप लोग काफी टेंशन में हो, यहाँ पे मात्र इस पेपर को आप लोग तैयार करके चले जाना, पूरे पूरे आप लोग सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर छाप कराओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खंड अ से, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे पर क्वेश्चन 1 नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए फ्रांस की क्रांति, यानी जब फ्रांस की क्रांति होने में किसकी मुख्य भूमिका थी, तो वो मजदूरों की थी। ठीक है, यानी मजदूर से ही कर लिया जाता था, इसलिए मजदूर जो है उतना तो कमा नहीं सकते कि वो कर भी दे सके। ठीक है, इसलिए वो मजदूर लोग क्या किए कि इस तरीके से विरोध करने लगे और ये फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूर वर्ग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट है। अगला देखिए यहाँ पे हम आप सभी को सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको हम बता देते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो वो जनरल डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर क राइट है। अगला यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पे पड़ा था। ठीक है, अमेरिका पे पड़ा था, ऑप्शन नंबर घ राइट है। सिर्फ आप लोग इसको सुन लीजिए। ठीक है, बस सुन लीजिए, आपका पूरा 70 में 70 पक्का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यानी नगर निगम के जो प्रमुख है उसको मेयर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% फिक्स है, बिल्कुल
आपके 7 मार्च के पेपर में सभी क्वेश्चन छपने वाले, ठीक है। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? समरूप जो है समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो यहाँ पे देखिए किस देश में है, तो वो जर्मन और स्वीडन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 6, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा जाता है? ठीक है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए, और हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हम आपको जितना अच्छे तरीके से समझाकर सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है, उतना आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, नहीं ऐसा वायरल क्वेश्चन आपको बताएगा जो 100% आपके 7 मार्च के पेपर में बिल्कुल छपा रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मात्र आप सभी लोग इस वीडियो में ही सभी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल तैयार कर लोगे, ठीक है। ऐसा हम आपको तरीका बताएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छपा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था वो 1929 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 1929 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसको तैयार कर लो। 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ठीक है, यहाँ पे किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर घ राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो वो यानी कि यहाँ पे मेजिनी था, ठीक है, मेजिनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट है। इसको मेजिनी भी कहा जाता है, मेजिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर का, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 100% छपा हुआ है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट। इस तरीके से देखिए आप लोग इस फ्रंट का स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो काली मिट्टी मानी जाती है जो गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अगला है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे कि जीडीपी क्या है? ठीक है, जीडीपी जो है ये एक सकल घरेलू उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ग राइट है। 15 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट है। अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाण चिन्ह है? ठीक है, हॉलमार्क जो है वो यहाँ पे सोने वस्तु यानी सोने के लिए जो है प्रमाणित चिन्ह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 17 निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये सभी जो है व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन यहाँ पे जो ये खनिज संसाधन है ये व्यक्ति संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत संसाधन। ऑप्शन नंबर घ राइट है। अगला क्वेश्चन है, 18 निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी ये कोयला हो गया, यानी ये धरती से नहीं निकाला जाता है, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये सब धरती से ही निकाले जाते हैं, पृथ्वी से। लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, ये पवन की चक्कियों को लगाकर उससे उत्पन्न की जाती है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, 19 कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है? देखिए यहाँ पे नहीं है, पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंगूर जो है ये भारत की रोपण फसल नहीं, यानी इसको रोपा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है, 20 एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो ये खाद्य पदार्थों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट है। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही नहीं सकते, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लो। इसके बाद अब आते हैं आप सभी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर और 6 नंबर और मानचित्र वाले क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे फर्स्ट है, जिसका आपको उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। 4 नंबर का है, 80 शब्दों का मतलब कि आप सभी को इसका उत्तर लगभग आपको 1.5 पेज में देना है, ठीक है, यानी अधिक से अधिक 1.5 पेज और कम से कम 1 पेज में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है आप सभी को, यानी जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको आपको थोड़ा बहुत प्रक्रिया लिख देना है। यहाँ पे 4 है तो 4 पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक आप लोग 4 पॉइंट जो अच्छे तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सही तरीके से समझा करके, तो ये आपका 1.5 पेज में चला जाएगा, ठीक है। कैसे लिखना है देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हो गया, ठीक है, जब ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद देखिए संसदीय व्यवस्था स्थापित करना, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया, यानी संसदीय व्यवस्था कैसे की जाएगी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय भावनाओं जागृत करना, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को
उत्पन्न करना, जागृत करना। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से पहले राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हो चुकी थी, लेकिन क्या थी, कुछ वर्गों में ही सिर्फ हुई थी। ठीक है, राष्ट्र की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी, यानी मध्यवर्गीय जो थे इनके में अधिक थी, बाकी जो वर्ग के लोग थे उनमें उतना नहीं थी इनकी अपेक्षा। अगला नंबर का क्वेश्चन, यानी अगला पॉइंट है यहाँ पे, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्र, ठीक है, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। आप सभी को, यानी कि आप लोग यहाँ पे 4 नंबर का है तो ये 4 भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आगे आपको याद है तो आगे का भी लिख सकते हो। उदारवादी विचारधारा के उद्धव राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो उदारवादी लोग थे उनके आगे, यानी वो जो लोग थे वो उनको राजशाही और फौजी ताकत जो थे, सेनाओं की ताकत, उनकी वहां पे कड़ी चुनौतियों का सामना करना। भूस्वामी को समर्थन, उनका प्रसार के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। ठीक है, भूस्वामी का मतलब जिनके पास ज्यादातर खेत हो, ठीक है, कई एकड़ में खेत जमीन हो, उनको भूस्वामी कहा जाता है। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे कई नई दिशा प्रदान भी किया। ठीक है, अगला प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, ये क्या है, ये प्रसा का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि जो है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाया था, तो वो ऑटो वन बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की, जिसके कारण ये जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया सफल हो सकी। ठीक है, 7 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम, ये क्या है, प्रथम जो है सम्राट घोषित किया गया था जर्मनी के। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए बिल्कुल। ये पूरा आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको जैसा हमने ये तरीका जो लिखा ना, बिल्कुल सरल तरीका है, इसी तरीके से आपको लिखना पेपर में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर क्वेश्चन अथवा है कि भूदान आंदोलन से आप क्या समझते, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो आप सभी लोग यानी जो सरल है उसी क्वेश्चन को कीजिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जर्मनी हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, ये 4 नंबर का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पेपर में छपने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कभी थी, बिल्कुल सरल तरीके से आप सभी को कैसे पेपर में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे जो है नंबर मिलेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था, पहला कारण है अयोग्य शासन, यानी कि जो सरकार है वो अयोग्य है, उसको कोई जानकारी नहीं है कि कैसे जो है चलाया जाता है देश को। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के जो समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक जो था यानी राजा था वो लुई 16वां था। वो एक अयोग्य और जिद्दी, ठीक है, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन, ठीक है, शासक था, क्योंकि उसके पास यानी कर्तव्य नहीं था, वो काम अच्छे तरीके से नहीं करता था। ठीक है, शासन अच्छे तरीके से नहीं चलाता था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास ही नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। ठीक है, इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। 16वें की पत्नी थी ना, वही ज्यादातर शासन को चलाती थी, देखरेख करती थी, और जो लुई 16वें की पत्नी थी वो क्या करती थी कि अपने ही विलासिता पर सभी जो है पैसा जो है खर्च कर लेती थी। ठीक है, अच्छे कपड़े पहना, अच्छे खाना पान, अच्छे रहन सहन के लिए वो अपने सभी पैसे जो है खर्च कर दिए, जिससे वो देश को अच्छे तरीके से यानी शासन को अच्छे तरीके से नहीं चला पाए। ठीक है, अगला है मध्य वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्य वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय जो है शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग यानी रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे। ठीक है, जहाँ पर ये लुई 16वां और जो कुलीन वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग हैं, जहाँ अपनी विलासिता, अच्छे खाने, अच्छे पहनावा करते थे, वहां पे जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, वो बेचारे खाने के लिए मर रहे थे। अगला यहाँ पे दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिकों
दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक वर्ग उदित हुए और उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों, फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, सिर्फ इतना ही आप सभी को लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का है, सिर्फ इतना लिख दो, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको 4 लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अथवा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है, 4 नंबर का। तो देखिए ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम पहले से बता चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर ही अपने से इसको तैयार कर लें। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर आपको समझाना है। 4 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम आप सभी को समझाने वाले हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन क्या है, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, यानी जैव संसाधन का मतलब, जैव का मतलब जो जीवित है, ठीक है, और जैव का मतलब जिसमें जान नहीं, जो निर्जीव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी जैव संसाधन वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, पशुधन हो गया, पशुधन में आगे गाय भैंस ये सब, ठीक है, बकरी, वनस्पति पेड़ पौधे भी जो है जीवित होते हैं, ठीक है, एवं उसमें जीव आदि, यानी ये सब जीव होते हैं। ये जैव संसाधन में आ गया। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, यानी जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा हो गया, धातु हो गई, चट्टाने हो गई, ये सब थोड़ी ना, यानी ये सब किसी से बनते थोड़ी नहीं, जीवित वस्तुओं से थोड़ी नहीं बनते, ये तो बिल्कुल निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए आप सभी के पेपर में ये भी आ सकता है, महामंदी से क्या है, इसके मुख्य कारण, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमने कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो आप लोग इसको यानी इस पूरे को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य भी बताना है, ठीक है। अथवा नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर है अभ्रक की उपयोगिता। ये अथवा वाला क्वेश्चन, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यही बिल्कुल हमने जितना भी आंसर लिखा है ना, बिल्कुल सरल तरीके से लिखा है, यानी जो आपकी किताब में दिया है आपको वो नहीं याद हो पाएगा, लेकिन ये चीजें आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका है और इतना ही सरल तरीके से, ठीक है, अपने से बनाकर लिखने पर आपको पूरे नंबर एग्जामिनर खुश होकर देते हैं। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नंबर का क्वेश्चन चौथा, एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई आपको 3 लाभ लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हेडिंग लिखना है संगठित क्षेत्रक, ठीक है। संगठित क्षेत्रक को औपचारिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के लाभ जैसे भविष्य, ठीक है, निधि, अपदान, पेंशन आदि प्राप्त होते हैं। इसके कर्मचारी श्रम संघ बना सकते हैं और इस क्षेत्रक में करने वाले कर्मचारी नियमित होते हैं, ठीक है, यानी डेली उनको काम मिल जाता है। संगठित क्षेत्रक के लाभ क्या है, संगठित क्षेत्रक के जो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं, जो भी समाज में सुरक्षाएं सरकार के द्वारा सुरक्षाएं दी जाती है वो उनको मिलता है, ठीक है। श्रमिक अपनी सुरक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ बना लेते हैं। यदि उनके अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उस अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है, यानी अगर उनको जो है 8 घंटे की काम जो है संगठित क्षेत्रक में मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उनसे 12 घंटे की काम लिया जाएगा तो उनको 12 घंटे की पैसे दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें इसमें है, तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पूरा आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब जैसे एक देशों से दूसरे देशों में व्यापार होता है, जैसे हमारे भारत से, ठीक है, अमेरिका से व्यापार हो रहा है, हमारे भारत से जापान से व्यापार हो रहा है, ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंधित नियमों को लागू करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हो गई, ठीक है। पूरा यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड शुरू होता है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है, 6 नंबर का, यानी आपको 2 से 2.5 पेज में इसके आंसर को लिखना है, तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका को स्पष्ट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 1 घंटे की वीडियो है सामाजिक विज्ञान की, उसको आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद भी आप सभी को वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आपके उसके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, यानी आप लोग हमारे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए और जितने भी सामाजिक विज्ञान की वीडियो अपलोड हो रही है पूरे को आप लोग देखिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथवा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
कांग्रेस सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामाजिक विभिन्नता से जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथवा है, दबाव समूहों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मृदा संरक्षण क्या है, मृदा अपरदन क्या है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी आंसर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन क्षेत्रों एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए, ठीक है। यानी जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं कब उगाए जाते हैं, गेहूं के लिए कैसी मिट्टियां होनी चाहिए, ठीक है, कैसा मौसम होना चाहिए, ये सब चीजें आप सभी को लिखना है, कितनी पानी की आवश्यकता है, ठीक है, यही सब चीजें आपको लिखना है। बहुत ही सरल है, आप लोग इसको दिन जो किसान के घर से बिलोंग करते हैं ना, वो इसको और भी अच्छे तरीके से लिख लेंगे। बाकी सभी लोग गेहूं की डेली यूज करते हैं दैनिक जीवन में, सभी लोग इसको अपने अच्छे तरीके से बना करके एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो इसको लिख लोगे बिल्कुल, ठीक है। अथवा संचार अर्थ जो है, संचार का अर्थ, प्रकार तथा महत्व बताइए। देखिए संचार क्या है, आप लोग जानते हो, संचार के माध्यम से ही आप लोग हमारे जो है वीडियो को देख पा रहे हो, इन वायरल पेपर को देख पा रहे हो, और आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप पा रहे हो, ठीक है। तो वो संचार का माध्यम है, क्यों है, क्योंकि देखिए मोबाइल फोन जो है ये संचार का माध्यम है, ठीक है। हम लोग एक मात्र चुटकियों में कोई भी मैसेज को, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पे बहुत ही दूर दूर भेज देते हैं, वो संचार है, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को, हम कहाँ है आप कहाँ है, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को चुटकियों में देख रहे हो, ठीक है। तो ये संचार के माध्यम से ही संभव हो पाया, मोबाइल फोन के माध्यम से ही संभव हो पाया, ठीक है। तो इस तरीके से वही चीजें आपको बनाकर लिखना, आप लोग तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लोगे सभी लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पाइपलाइन से आप क्या समझते हो, इसके महत्व का विवेचना करना है आप सभी को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन के द्वारा गैस, पानी, ये सब चीजें आती है ना, वही चीजें लिखना है। अथवा उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो आप लोग। यहाँ पे देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न 10 नंबर का पेपर में आएगा। 9 का ए है कि निम्नलिखित स्थानों को, ठीक है, भारत के मानचित्र में आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर दिए जाएंगे। आधा नंबर आप सभी को कॉपी पर ऐसे लिखोगे तब मिलेगा, और आधा नंबर आप लोग इस मानचित्र में दर्शाओगे तब मिलेगा। 1 नंबर का टोटल है। यहाँ पे देखिए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे स्थित है, अमृतसर। देखिए ये क्या है, ये भारत का मानचित्र है, इसमें सबसे ऊपरी भाग में, यानी ये जो ऊपरी भाग है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे आपको 4 फ्लावर दिख रहे हैं ऐसे, इसको मान लीजिए कि एक गुड़हल का यहाँ पे फूल है, इसके 4 पंखुड़ी है, ठीक है। तो इसमें से ये जो पंखुड़ी है यहाँ पे क्या है, अमृतसर स्थित है, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे अमृतसर यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान करके अमृतसर लिख देना है, ठीक है। और यही चीजें आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में कैसे लिखना है, यहाँ पे मानचित्रकार, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए, क्वेश्चन नंबर यानी ये पहला है, तो आप सभी को ऐसे यहाँ पे पहला लिख देना है, ठीक है। पहले का आप सभी को अमृतसर हो जाएगा, ऐसे आप सभी को लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो वो नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, नागपुर, इस तरीके से यहाँ पे स्थित है। इसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है। तो वो कहाँ पे चलाया गया था, तो ये सूती मिल श्रमिक जो है यानी कहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, तो वो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है, देखिए अहमदाबाद जो है ये एक आपको ऐसे डायनासोर का मुख की तरह लग रहा है, इसी में यहाँ पे अहमदाबाद स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वो स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था 1927 ईस्वी में, तो वो मद्रास में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या है, एक मुंह की तरह ऐसे दिख रहा है, इसमें यहाँ पे मद्रास स्थित है, ठीक है, जो कि चेन्नई में। तो यहीं पर हुआ था, आपको ऐसे कॉपी में भी लिखना है, और इसमें ये जो मानचित्र इसमें भी आपको लिखना है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो वो दांडी में किया गया था। दांडी कहाँ पे, देखिए अहमदाबाद, गुजरात, दांडी एक ही जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दांडी हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉपी में भी लिख देना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मानचित्रकार ऐसे लिखने के बाद इसको लिख देना है, और उसके बाद इसको मानचित्र जो है इसमें आपको भरना। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ख क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पे आपको चिन्ह के द्वारा भी दर्शाना है, ठीक है। भारत का कोई एक पतन यानी बंदरगाह जो
पश्चिमी तट पर स्थित है उसका आप सभी को यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको ये चिन्ह के जो त्रिभुज के आकार का चित्र है इसके माध्यम से आपको दिखाना है। देखिए, तो वो है यहाँ पे क्या है, मुंबई। ठीक है, मुंबई है, तो मुंबई यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मुंबई है, तो आपको ऐसे यहाँ पे त्रिभुज बनाकर दिखा देना है। ठीक है, और कॉपी में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आपको कॉपी में मुंबई ऐसे लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नौका भी लिख दीजिए आप लोग, ऐसे इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बंगलुरु जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपको ये चिन्ह जो है स्टार के माध्यम से आपको ऐसे दर्शा देना है। अगला है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग चिन्ह के द्वारा आपको एक स्टेशन का नाम भी बीच में जो पड़ेगा उसको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रयागराज हमारा यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ से प्रयागराज से ट्रेन का जो चिन्ह है उसके माध्यम से ऐसे ये जो है रेलवे ट्रैक है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपको ऐसे दर्शाना है, यहाँ से प्रयागराज से मुंबई तक आपको ऐसे दर्शाना है रेल मार्ग को, और बीच में एक स्टेशन पड़ेगा, कोई भी उसका नाम लिख देना है, जैसे हमने यहाँ पे इटारसी का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को करना है यहाँ पे इस तरीके से, इटारसी। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, और जैसे हम आपको बता रहे पूरे YouTube पर आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को हमने आपको काफी मेहनत से बताया, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र आपको ये जो चिन्ह इसके द्वारा दर्शाना है। ठीक है, अभ्रक जो होता है वो बिहार में ज्यादातर होता है, बिहार के गया नामक स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का गया आप सभी को ये चिन्ह के द्वारा दर्शा देना है और कॉपी में भी लिख देना है। उसके बाद देखिए जो है पारादीप नगर आपको ये चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। पारादीप नगर जो है ये आप सभी का उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा यानी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, आपको ये चिन्ह के द्वारा यहाँ पे पारादीप नगर को ऐसे दर्शा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको गया ऐसे लिख देना है और यहाँ पे उड़ीसा लिख देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा मानचित्र कार्य भी ऐसे ही आप सभी को करना है। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज करके बिल्कुल तहलका मचा दीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए। आप सभी लोग इस पेपर के अलावा आप लोग हमारे चैनल पे सामाजिक विज्ञान के ठीक है 5-6 पेपर और भी है, उसको भी एक नजर आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तब जाकर आपका 70 में 70 नंबर आएगा। आप लोग इस पेपर के भरोसे ही मत चले जाइएगा, क्योंकि ये पेपर सिर्फ एक मॉडल की तरह है। ठीक है, यानी इसमें से हाँ हो सकता है कि आप सभी का 70 नंबर का क्वेश्चन है तो 65 नंबर के क्वेश्चन, 60 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे 70 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। देखिए क्या है, सभी के यूपी में कई जिले हैं, हो सकता है कि ये सेट का पेपर आपके जिले में न जा पाए, किसी दूसरे जिले में चला जाए। ठीक है, इसलिए आपको इस पेपर के भरोसे नहीं रहना है। इसके अलावा आप लोग और सेट जो हमारे चैनल पे पेपर है उसको आप लोग को तैयार करना है, क्योंकि जो भी पेपर आएगा क्वेश्चन आएंगे वो हमारे चैनल से ही आएंगे। इस चैनल के अलावा आप लोग किसी का भी पेपर मत देखिएगा, क्योंकि हम एक टॉपर है और हमें पिछले कई सालों की एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, हम बोर्ड की कॉपी भी चेक करते हैं और बोर्ड की जो है यहाँ पे पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसको पूरा तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।